हेलो बच्चों, मैं हूं आपका प्यारा विपिन चौबीसा सर। और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप। चलिए तो बेटा जी हम यहां पर बात करने वाले हैं किस चीज की, जीवों में जनन में किसकी, लैंगिक जनन की। आइएगा लैंगिक जनन पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमने ये सारी चीजें पढ़ ली थी। जीवों में जनन में अलैंगिक जनन हमने कल देख लिया था। अब बात करने वाले किसकी, लैंगिक जनन की, जिसमें मैंने कुछ चीजें आपको बता दी थी कि लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है। विपरीत लिंग वाले जीव जो है वो युग्मक उत्पन्न करते हैं, गैमेट, और वो युग्मक संलयन करते हैं और एक कोशिका का निर्माण होता है जिसका नाम होता है युग्मनज। वो युग्मनज वृद्धि करेगा, भ्रूण में बदलेगा और भ्रूण जो है वो शिशु में बदल जाएगा। ये सिंपल सी बात, इतना आपको आना चाहिए। बात ये आ रही है क्वेश्चन कहां से उठता है, मैंने आपको कल बताया था। ये जो लाइन है इससे क्वेश्चन उठता है कि लैंगिक जनन कैसा होता है, विस्तृत होता है, जटिल होता है और धीमा होता है। ये मैंने आपको कल ऑलरेडी बता दिया था कि ये डिटेल में होता है, बहुत जटिल होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं और धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सारी चीजें करवानी है तो ये प्रोसेस थोड़ी धीरे होगी। ठीक है, नेक्स्ट किस में मिल रहा है, ज्यादातर पादपों में, जंतु में और कवक में मिलता है। कौन, लैंगिक जनन। ये हमने पेज देख लिया था, आप सभी के पास अभी एनसीईआरटी होगी। आप साथ साथ टिक भी लगाते जाइएगा जो यहां पर आपको दिख रहा है उसको साथ साथ। ठीक है, और कृपया करके थोड़ी देर के लिए बातें ना करिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलें आगे। आइए अब आगे पढ़ने वाले हैं। इसके आगे ये वाली स्लाइड भी मैंने आपको कल बता दी थी, क्या कि बेटा जी लैंगिक जनन कराना है। क्या एक बच्चा जब पैदा होता है लैंगिक जनन कर लेता है क्या? नहीं। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके अंग जो है, लैंगिक अंग जो है वो विकसित नहीं होते, ये आप जानते हैं। जैसे हम जब 2 से 4 वर्ष के थे, एक नर के वृषण टेस्टीज परिपक्व हो गए थे, उसमें शुक्राणु बनना स्टार्ट हो गए थे? नहीं। एक मादा के अंदर जो अंडाशय होता है उसमें अंडाणु बन गए थे? नहीं, 2 से 4 वर्ष में नहीं हुए थे। यानी उनके लैंगिक अंग परिपक्व नहीं थे। यानी वो अवस्था जिसमें लैंगिक अंग जो हैं वो परिपक्व नहीं हुए हैं, उस अवस्था में क्या वो जीव जनन कर सकता है? नहीं कर सकता। उस अवस्था को हम बोलते हैं किशोर अवस्था। जंतुओं में क्या बोलते हैं, किशोर अवस्था, और पादपों में क्या बोलते हैं, कायिक अवस्था। यानी वो अवस्था जिसमें वो जनन नहीं कर पाएगा, क्या करेगा, वृद्धि करेगा। सिंपल। अब किशोर अवस्था जब खत्म होएगी, इट मींस जनन अंगों का विकास हो गया, है ना। तो जनन अंगों का जब विकास हो जाएगा, यानी किशोर अवस्था जब खत्म हो जाएगी, उसके बाद आएगी कौन सी अवस्था, जनन अवस्था। यानी जिस अवस्था में जनन कर सकता है जीव। तो जरा सोचिए, एक सिंपल सी लाइन बोल रहा हूं, मैं पैदा हुआ, पैदा होने के बाद लगभग 12 वर्ष तक मैं जनन योग्य नहीं था। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हुआ था। उस दौरान मैं क्या कर रहा था, वृद्धि कर रहा था। वो अवस्था मेरी क्या कहला रही थी, किशोर अवस्था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे लैंगिक अंग विकसित होते गए, शुक्राणुओं का निर्माण होता गया शरीर में। इट मींस अब वो अवस्था कौन सी, किशोर अवस्था खत्म हो जाएगी और कौन सी आएगी, जनन अवस्था आएगी। तो क्या मैं ये लाइन बोल सकता हूं, किशोर अवस्था की जब समाप्ति होती है, किशोर अवस्था की समाप्ति होती है, तो कौन सी अवस्था चालू हो जाती है, जनन अवस्था। जरा सोच समझ के मुझे बताएं, क्या इतनी सी बात समझ में आ गई है आपको? हाँ जी, अभी मुझे ये बताएं, ये वाली स्लाइड समझ में आ गई है आपको? हाँ जी, अब आवाज आ गई होगी, अब क्लियर है, सब कुछ सही है। अभी मुझे बताएं, यहां तक की चीज समझ में आ गई थी बेटा? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? कायिक प्रवस्था या किशोर अवस्था ये वर्ड समझ में आ गए हैं, जनन अवस्था ये समझ में आ गया है। अब आप मुझे बताएं, जंतुओं की बात नहीं कर रहे हैं, पादपों की बात कर रहे हैं। जल्दी से ध्यान से सुनना, जंतुओं की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं, पादपों की। पादपों में लैंगिक अंग क्या होता है, पुष्प होता है ना। अब जरा सुनना, मैं एक पुष्प हूं, ध्यान से, सॉरी मैं एक पादप हूं, ध्यान से सुनना, मैं एक पादप हूं। ठीक है, मेरे अंदर कौन सी अवस्था आई, कायिक अवस्था आई है। कौन सी अवस्था आ गई है, कायिक अवस्था आ गई है। कायिक अवस्था यानी मेरे अंदर पुष्प का निर्माण नहीं हुआ, जनन नहीं कर सकता है अभी ये पौधा, क्योंकि इसके अंदर पुष्प नहीं है, वृद्धि कर रहा है। यानी कौन सी अवस्था चल रही है, कायिक। अब जरा सुनना, अब एक कली खिली, पुष्प खिला और ये पुष्प विकसित हो गया है। अब वो क्या कर सकता है, जनन कर सकता है, कर सकता है ना। तो जरा सोचिए, हम कब बोलेंगे कि एक पादप, एक पुष्पीय पादप जनन कर सकता है, जब उसमें पुष्प खिल जाता है, उसके जो जनन अंग जो हैं विकसित हो जाते हैं।
क्या कर सकता है, क्या कर सकता है बेटा जी, जनन कर सकता है। ठीक है, तो उसी चीज पर यहां पर आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन लिखा हुआ था कि गेंदे का, धान का, गेहूं का, नारियल का या आम का पेड़ों में पुष्प लगने में कितना समय लगता है। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, यह आंसर नहीं दे रखा है यहां पर, सिर्फ पूछा है। ठीक है, गेंदे का लिख लीजिएगा 2 महीने के बाद, जब हम गेंदे का पेड़ खिल जाएगा, अंकुरित हो जाएगा बीज में से, तो 2 महीने के बाद पुष्प निकल आएगा। धान में लगभग 2 से 3 महीने, गेहूं में लगभग 3 से 4 महीने, नारियल में 30 से 34 महीने, 30 से 34 महीने, आम में लगभग 8 से 10 महीने। ठीक है, तो आई होप इनके आंसर आप लिख लेंगे। आया है समझ में, लिख लिया है आप सभी ने, जरा जल्दी से मुझे बताएं। क्लियर है, चले आगे बेटा, चलिए लिख लिया है, वेरी गुड। तो ये हमने इस स्लाइड में सिंपल सी बात करी है, बार बार रिवाइज करने से बेहतर है एक बार जरा जल्दी से ध्यान से सुन लीजिएगा, मतलब एक बार फटाफट रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता जा रहा हूं, उस पर फोकस करिएगा, अपनी एनसीईआरटी में अंडरलाइन करते जाइएगा। क्या बोला है मैंने, कोई भी जीव जब परिपक्व हो रहा है, बढ़ रहा है, वृद्धि कर रहा है ना, जब वो पैदा हुआ है तब से लेकर वृद्धि जब तक वो कर रहा है, जनन नहीं कर रहा, वृद्धि कर रहा है, तो उस अवस्था को हमने बोला किशोर अवस्था। पादपों में क्या बोलते हैं, कायिक अवस्था। जंतुओं में किशोर अवस्था, पादपों में कायिक अवस्था। इस दौरान ये जनन नहीं कर सकते क्योंकि लैंगिक अंग विकसित नहीं है। अब इसके बाद लैंगिक अंग विकसित होंगे, यानी किशोर अवस्था समाप्त हो जाएगी और जनन अवस्था चालू हो जाएगी। पादपों में जनन अवस्था कब चालू होती है, जब पुष्प खिलते हैं, सिंपल। इनमें पादपों में पूछा था कब खिलते हैं, गेंदे में 2 महीने बाद, धान में लगभग 3 से, इसमें भी धान में लगभग 2 से 3 महीने बाद, गेहूं में 4 महीने बाद, नारियल में 30 से 34 महीने बाद, आम में 7 से 8 या 8 से 9 या 10, लगभग 7 से 10 महीने मान के चल लीजिएगा किसमें, आम में। डन, इतनी सी बात हमने यहां पर करी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब आगे क्या आ रहा है ध्यान से सुनना। अब देखिए यहां पर जो लिखा हुआ है ना, यहां पर जो लिखा हुआ है, इसके नोट्स आपको मिलते हैं, मैंने आपको कल भी बता दिया था। मैं इसको बोलने से बेहतर है कि मैं आपको समझा दूं तो चीज समझ में आ जाएगी। ध्यान से सुनना क्या लिखा हुआ है। देखिए यहां पर पुष्प पादपों की बात कर रखी है, ध्यान से सुनिएगा जल्दी जल्दी। पादप जो होते हैं आपने देखा होगा, कुछ पादप जो होते हैं वो 1 वर्षीय होते हैं। कैसे होते हैं, 1 वर्षीय। कुछ पादप जो होते हैं वो द्विवर्षीय होते हैं और कुछ पादप होते हैं बहुवर्षीय। समझ में आया, कोई पादप है 1 वर्षीय, ठीक है, कुछ हैं द्विवर्षीय, कुछ हैं बहुवर्ष। जैसे गेंदा 1 वर्षीय है, धान जो है 1 वर्षीय है, ठीक है। तो कुछ पादप हैं 1 वर्षीय, और कोकोनट यानी आपका नारियल जो था वो बहुवर्षीय था। तो कहने वाली बात क्या थी, समझने वाली बात क्या है, ध्यान से सुनना। देखिए मान लेते एक पादप है जो 1 वर्षीय है या द्विवर्षीय है। 1 वर्षीय या द्विवर्षीय, यानी उसका जीवन काल कितना होएगा, या तो 1 वर्ष का या 2 वर्ष का, ये मीनिंग था। ठीक है, कृपया करके प्रज्ञा रुक जाओ बेटा, पहले ध्यान से सुनो। या तो 1 वर्षीय होगा या द्विवर्षीय होगा कोई पादप, यानी उसका जीवन काल या तो 1 साल का होगा या 2 साल का होगा, ये वाली बात है। ठीक है, अब जरा सोचिए, मान लेते हैं मैं एक पादप हूं और मैं 1 वर्षीय हूं, 1 वर्षीय, 1 साल का हूं, एनुअल हूं। ठीक है, ठीक है, इतनी सी बात है, मेरा जीवन काल 1 वर्ष का है। अब जरा सोचिए उस 1 वर्ष में मैं पहले क्या करूंगा, वृद्धि करूंगा। करी मैंने वृद्धि, यानी कौन सी अवस्था है, जल्दी से सुनिएगा, कायिक अवस्था। कौन सी अवस्था है, कायिक अवस्था। समाप्त हो जाएगी कायिक अवस्था, फिर क्या आएगी, जनन अवस्था। वृद्धि जब खत्म हो जाएगी फिर क्या होगी, जनन अवस्था। जनन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगी, जरा सोचिए, जीर्णता आएगी या नहीं आएगी, बुढ़ापा आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, बुढ़ापा आएगा और वो मर जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, चाहे वो 1 वर्षीय हो चाहे द्विवर्षीय हो। 1 वर्ष में वृद्धि होएगी, पुष्प खिलेगा, जनन अवस्था आ जाएगी,
फिर वो एक समय के बाद बुढ़ापा आ जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसा ही द्विवर्षीय में। लेकिन जरा सोचिए, जो बहुवर्षीय है बहुत सालों तक जिंदा है, 50 सालों तक, 100 सालों तक, 200 सालों तक, 400, 500, 600, 1000 सालों तक जो जिंदा है, जैसे सिकोआ बताया था 3000 से 4000 साल तक जिंदा है। अब जरा सोचिए उसके जीवन काल में, सोचिएगा उसके जीवन काल में कायिक अवस्थाई, सोचना कायिक अवस्थाई यानी वो वृद्धि कर रहा है, फिर जनन अवस्थाई, जनन अवस्था के दौरान मान लेते हैं उसकी जनन अवस्था, कोई पेड़ है, मान लेते हैं उसकी वर्ष जो है वो 200 साल तक जिन रहा है, बहुवर्षीय है। कायिक अवस्था मान लेते हैं उसकी कितने वर्ष तक रही, मान लेते हैं 10 वर्ष तक रही, 10 वर्ष तक उसकी कायिक अवस्था थी। 10 वर्ष के बाद क्या आई, जनन अवस्था यानी पुष्प खिला। क्या हुआ, पुष्प खिला के बाद कौन सी अवस्था आई है, जनन अवस्था आई। अब जब जनन अवस्था आई, जैसे कौन सी अवस्था आई है, जनन अवस्था आई यानी पुष्प खिला, खिला, जनन अवस्था में क्या खिल जाएगा, पुष्प खिल जाएगा। जनन अवस्था में क्या खिल जाएगा, पुष्प खिल जाएगा। अब पुष्प जब खिल जाएगा, अब इसके बाद क्या होएगा, अब ध्यान से सुनना, क्या हो जाएगा, पुष्प खिल जाएगा, जनन वनन हो जाएगा। अब क्या इसमें जीर्णता आ जाएगी क्या, नहीं, इसका तो जीवन काल 200 वर्ष का था। कायिक अवस्था 10 वर्ष तक रही और मान लेते जनन अवस्था भी 10 वर्ष तक रह रही है, मान लेते हैं। ऐसा होएगा नहीं, सिर्फ समझाने के लिए। कितने वर्ष हुए टोटल, 20 वर्षों का ही तो हुआ ये पादप, इसका तो कितने सालों का, 200 सालों का। अब क्या करेगा, ये वापस से वृद्धि करेगा, फिर कायिक अवस्था आएगी, फिर उसके बाद वापस से जनन अवस्था। यानी जीवन में पुष्पन कितनी बार हुआ, एक बार हुआ कि बहुत बार हुआ, एक बार हुआ कि बहुत बार हुआ, बहुत बार होएगा। किसमें, बहुवर्षीय पादपों में। 1 वर्षीय पादप में 1 बार होएगा, द्विवर्षीय पादप में 2 बार होएगा, है ना। अब जरा सोच समझकर मुझे बताएं, यहां पर जो चीज लिखी हुई है उस लाइन को समझना, क्या कि पादप वार्षिक तथा द्विवार्षिक किस्म के होते हैं और ये सभी स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं क्या, कायिक अवस्था, जनन अवस्था और जीर्यमान अवस्था यानी जीर्णता अवस्था को दर्शाते हैं। लेकिन जो बहुवर्षीय पादप होते हैं, जिनमें जीवन में कई बार क्या लगेंगे, पुष्प लगेंगे, क्या उनमें ये अवस्थाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी क्या, कि कायिक अवस्था 1 बार आएगी क्या, जनन अवस्था 1 बार आएगी क्या, जीर्यमान अवस्था 1 बार आएगी क्या, नहीं, बार बार रिपीट हो रही है। कभी कायिक आ रही है, फिर जनन आ रही है, फिर जीर्यमान आया, फिर वापस कायिक आ गया, फिर जनन आ गया, फिर जीर्यमान आ गया। तो जरा सोच समझकर मुझे बताएं, ये मीनिंग समझ में आया आपको क्या, कि वो पादप जो 1 वर्षीय होंगे या द्विवर्षीय होंगे, उनमें हमें दिखाई देंगी क्या, तीनों अवस्थाएं। कौन कौन सी, सबसे पहले वृद्धि दिखाई देगी उनमें, फिर जनन दिखाई देगा उनमें, और फिर बुढ़ापा दिखाई देगा, जीर्णता दिखाई देंगी। लेकिन जो बहुवर्षीय हैं उनमें ये स्पष्ट रूप से अवस्थाएं दिखेंगी नहीं। स्पष्ट रूप से मतलब कि कहीं ना कहीं कायिक जैसे होएगा, उसके बाद जनन हो जाएगा, फिर वापस से क्या हो सकता है, कायिक हो सकता है, या फिर से जनन हो सकता है, या फिर से कायिक जनन, जीर्णता कायिक जनन, इस तरीके से मिक्स तरीके से अवस्थाएं चलती रहेंगी। तो इनमें, इन पादपों में, बहुवर्षीय पादपों में क्या नहीं दिखाई देगी बेटा जी, आपको स्पष्ट रूप से ये अवस्थाएं नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, अब सोच समझकर मुझे बताएंगे, ध्यान से सुनना। अब यहां पर दो पुष्पों के बारे में बता रखा है जो बहुवर्षीय हैं, जिनमें पुष्पन जो हो रहा है, देखिए उनका जीवन काल बहुत बड़ा है, जिनमें पुष्पन जो हो रहा है। कोई ऐसा पादप है जिसमें जीवन काल बहुत बड़ा है लेकिन पुष्पन सिर्फ 1 बार हो रहा है? कोई ऐसा पादप आप जानते हैं जिसमें जीवन काल बहुत बड़ा है लेकिन पुष्पन सिर्फ 1 बार हो रहा है पूरे जीवन में? सोचिए, कोई ऐसा पादप जिसका जीवन जो है 50 से 100 वर्षों का है लेकिन पुष्पन सिर्फ 1 बार हो रहा है। अंडरलाइन कर लीजिएगा, नीट 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्या कि बांस जो है, बांस बेम्बू जो होता है, उसकी आयु जो है वो 50 से 100 वर्ष की होती है।
सॉरी, आयु 50 से 100 वर्ष की नहीं होती, 50 से 100 वर्ष के बाद एक बार क्या करता है, पुष्पन करता है। यानी मैं अगर क्या हूं, बांस हूं, बांस का पेड़ हूं, तो मैं पैदा जब हुआ तो पैदा होने के कितने साल बाद पुष्प उत्पन्न कर रहा हूं बेटा जी, एक बार पुष्प उत्पन्न कर रहा हूं। ठीक है, उसी प्रकार एक और पादप जिससे क्वेश्चन कई दफा पूछा गया है, इससे तो 2018 में पूछा गया था, इससे कई दफा क्वेश्चन पूछा गया है, नीलकुरंजी। नाम सुना है आपने, स्ट्रोबिलेंथस कुनेना, याद रखना, स्ट्रोबिलेंथस कुनेना यानी नीलकुरंजी 12 वर्षों में एक बार पुष्पन करता है। कितने वर्षों में बेटा, 12 वर्षों में एक बार पुष्पन करता है। लास्ट टाइम कब किया था, 2006 में किया था, सितंबर और अक्टूबर के महीने में। मैंने अंडरलाइन कर रखा है, मैंने जानबूझ के किया क्योंकि इससे क्वेश्चन उठता है भैया। 2006 में पुष्पन किया था। ठीक है, अब हमारी बुक में तो 2006 लिखा हुआ है, अब सोचिए 2006 के बाद कब हुआ होगा, दिमाग लगाएं, 2006 के बाद अब कब होएगा, सोचिए 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 सोचिए, 2006 के बाद अब कब होएगा, 12 वर्षों में करता है, 2006 हो चुका है, 2006 प्लस 12 वर्ष कितना होएगा, 2018 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो 2018 में भी हुआ था, जाकर आप चेक भी कर सकते हैं नेट पे, लेकिन हमारी बुक में जो लिखा हो उसके हिसाब से हमें चलना है कि 2006 में कहां पर, पर्टिकुलरली केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। एक एक लाइन छोड़नी नहीं है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में सितंबर और अक्टूबर 2006 में इस पादप ने, नीलकुरंजी ने, स्ट्रोबिलेंथस ने क्या किया था, पुष्पन किया था। और इसके पुष्प जो होते हैं बहुत ही लुभावने होते हैं। जो केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु जो थे उनके मतलब रोड पर जितने भी रोड थे मैक्सिमम रोड भर चुके थे, इतना भयंकर पुष्पन हुआ था। और बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं, बहुत सारे सैलानियों को क्या किया था, अट्रैक्ट किया था। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब यहां से यहां तक क्या लिखा हुआ है जरा जल्दी से डिटेल में, जल्दी से संक्षिप्त में मैं आपको बता देता हूं क्या, कि पादपों की बात करें, हम यहां पर जनन की बात कर रहे थे ना, कायिक अवस्था, किशोर अवस्था, ये पढ़ लिया, फिर जनन अवस्था पादपों की अगर बात करें तो पुष्प पैदा होंगे। हमने बात करी कि कुछ पेड़ जो होते हैं वो उनकी जिंदगी में कुछ 1 वर्षीय होते हैं, कुछ 2 वर्षीय होते हैं, कुछ बहुवर्षीय होते हैं। जो बहुवर्षीय होते हैं उनमें ये जो जीवन काल की अवस्थाएं हैं ये स्पष्ट रूप से नहीं मिल पाती हैं। ठीक है, हमने फिर बात करी कि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो अपने जीवन काल में बहुत लंबे समय के बाद में क्या करते हैं, पुष्पन करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर 2 महीने में या 3 महीने में पुष्पन कर दिया, नहीं, बहुत लंबे समय के बाद में क्या करते हैं, पुष्पन। जैसे बांस में 50 से 100 सालों के बाद क्या होता है, पुष्पन होता है। स्ट्रोबिलेंथस भूलना मत, ये 2 उदाहरण मत भूलना। यहां से इस पेज से जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, या तो स्ट्रोबिलेंथस कुनेना से, जिसको हम नीलकुरंजी बोलते हैं, जो हर 12 वर्षों में क्या करता है, पुष्पन करता है। सितंबर अक्टूबर में 2006 में देखा गया था, ये याद रखना, 2018 मत याद रखना, 2006 में सितंबर अक्टूबर में केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु में इतना भयंकर पुष्पन इसने किया कि सारी की सारी रोड जो है, सड़क जो है वो पुष्पों से भर गई थी। सैलानी या टूरिस्ट इसकी तरफ क्या हुए थे, अट्रैक्ट हुए थे। क्लियर है, जरा जल्दी से मुझे बताएं, साथ साथ लिखते जा रहे हैं, जरा जल्दी से मुझे बताएं, साथ साथ लिखते जा रहे हैं वहीं से। ओके, वेल डन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड आ रही है बेटा जी। अब यहां पर क्या, अब देखिएगा, ये तो अभी हमने पादपों की बात करी थी, अब हम जंतुओं की बात करते हैं। देखिए एनसीईआरटी में क्रम में दे रखा है, लेकिन कई बार क्रम बिगड़ जाता है, तो आपको क्रम में याद रखना है। ठीक है, लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं। लैंगिक जनन में हमने देखा कि भैया लैंगिक जनन कब होएगा, जब जनन अवस्था आएगी। जनन अवस्था से पहले की अवस्था क्या कहला रही थी, किशोर या कायिक अवस्था। कायिक किसमें, पादप में, किशोर किसमें, जंतुओं में। जब ये खत्म हो जाएगी, पादपों में खत्म हो गई थी, जनन अवस्था आ गई थी, यानी पुष्पन होएगा। अब बात कर रहे हैं जंतुओं की, किसकी बात कर रहे हैं, जंतुओं की। जंतुओं में जब जनन अवस्था चालू होती है, ध्यान से सुनना, जंतुओं में जब जनन अवस्था चालू होती है तो कैसे पता लगता है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए मनुष्यों के अंदर जनन अवस्था एक नर में कब आती है, जब वो 12 से 14 वर्ष का होता है। मादाओं में जब वो 10 से 12 वर्ष की हो जाती है, लगभग पहले आ जाती है नर से। कोई चक्र चालू होता है, जल्दी से मुझे बताएं, कई चक्र चालू होता है, उस चक्र को हम आर्तव चक्र या ऋतुस्राव चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्तव चक्र या ऋतुस्राव चक्र बोलते हैं। यानी एक मादा में जनन अवस्था
स्टार्ट हो गई है, कैसे पता लगेगा? ऋतुस्राव चक्र चालू हो जाएंगे। अब आप बोलेंगे किस में, कौन सी मादा में? तो याद रखना किसमें, प्राइमेट्स में। वर्ड लिखा हुआ है यहां पर क्या, प्राइमेटा। प्राइमेटा के अंतर्गत कौन आते हैं? बंदर आते हैं, एप्स आते हैं। एप्स का मतलब जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, इनको हम क्या बोलते हैं? कपी। साइड में लिख देता हूं कपी। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? एप्स को कपी। और मनुष्य, ये 3 प्रकार के जीवों को किस में रखा गया है? प्राइमेटा में, जिनके खोपड़ी का आकार जो होता है, ये कपाल होती है, जिनकी खोपड़ी का आकार क्या होता है? बड़ा होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइमेट। साथ साथ लिखते जाइएगा, बहुत जल्दी जल्दी बोलूंगा तो समझना। क्या क्या कि प्राइमेट जो होते हैं, जिनकी खोपड़ी जो होती है, ये वाली खोपड़ी जिसमें ये जो हड्डियां हैं, ये थोड़ा सा आयतन इनका क्या होता है? बड़ा होता है, इनको हम क्या बोलते हैं? प्राइमेट। जैसे बंदर, जैसे कपी, जैसे मनुष्य। ये 3 प्रकार के जीव, जिंदगी भर मत भूलना, बंदर, कपी और मनुष्य, इन तीनों को किस में रखा गया है? प्राइमेटा में। अब इसके अलावा कौन होंगे? नॉन प्राइमेट स्तनधारी। नॉन प्राइमेट स्तनधारी। अब नॉन प्राइमेट स्तनधारी कौन होंगे? स्तनधारी तो आपको पता है ना, जिनके पास स्तन ग्रंथियां होंगी। हमारे पास है, नर में भी है, मादा में भी है, बंदरों में भी है, कपी में भी है, कुत्ते में है, बिल्ली में है, घोड़े में है ना? तो ये भी क्या है? स्तनधारी ही तो है। जैसे यहां पर लिखा हुआ, जैसे गाय है, भेड़ है, चूहा है, हिरन है, कुत्ता है, चीता है, ये सारे क्या हैं? स्तनधारी हैं। लेकिन इनके कपाल का जो आकार जो है वो इतना बड़ा नहीं है जितना बंदर, कपी और मनुष्य का होता है। इसीलिए इनको किस में रखा गया है? नॉन प्राइमेटा में। याद रखना। तो नॉन प्राइमेटा में कौन से जीव आएंगे? बंदर, कपी और मनुष्य को छोड़कर सारे के सारे स्तनधारी किस में आते हैं बेटा जी? याद रखना, नॉन प्राइमेट में आते हैं। अब इनके अंदर भी जब जनन अवस्था आती है तो एक चक्र चालू होता है, उसका नाम याद रखना, मध चक्र। क्या नाम है? मध चक्र या ओएस्ट्रस साइकिल। ऋतु चक्र को या रजोधर्म चक्र को या आर्तव चक्र को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। लिख दूं ये लिख दूं? चलो देखो यहां पर लिख देता हूं, देखिए, मध चक्र या ऋतु चक्र, ठीक है। इसका एक और नाम रजोधर्म चक्र, एक और नाम आर्तव चक्र, ठीक है। एक और नाम मेंस्ट्रुअल साइकिल, इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। जबकि मध चक्र जो होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं ईस्ट्रस या ईस्ट्रस साइकिल, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बेटा, कृपया करके थोड़ा सा जल्दी जल्दी ध्यान से सुनना बेटा जी। ये किस में मिल रही है? जरा जल्दी से सोच समझकर मुझे बताएं, ये किस में मिल रही है? याद रखना, ये जो चक्र जो होता है ये किस में मिलता है? याद रखना, आपके प्राइमेट में। और ये किस में मिल रहा है? नॉन प्राइमेट में। ये किस में मिल रहा है? प्राइमेट में। और ये किस में मिल रहा है? नॉन प्राइमेट में। प्राइमेट कौन थे? 3 थे। कौन कौन से बेटा? बंदर, कपी, मनुष्य। यहां नहीं लिख रहा हूं, इतना मैंने आपको बता दिया। इन तीनों के अलावा जितने भी स्तनधारी हैं वो क्या कहलाते हैं? नॉन प्राइमेट, ठीक है। अब मेरे मतलब मनुष्य में, नर के अंदर नहीं, मादा की बात कर रहे हैं, याद रखना। ये जो चक्र हैं ये किस में होते हैं? मादा में होते हैं, नर में नहीं होते। किस में होते हैं? मादा में होते हैं, ठीक है। अब मादा में, मादा प्राइमेट जो होगा, यानी बंदर, बंदरी बोल देता हूं। कपी में जो भी गोरिल्ला होएगा, मादा गोरिल्ला। मनुष्यों में मादा मनुष्य। इनमें जब जनन अवस्था आएगी तो एक चक्र चालू होगा, कौन सा? ऋतु चक्र। सिंपल। तो हमें कैसे पता लगेगा कि जनन अवस्था आ गई है? सीधी सी बात है, ये चक्र चालू हो जाएगा। जबकि नॉन प्राइमेट में कैसे पता चलेगा कि नॉन प्राइमेट में एक चक्र चालू होगा जिसका नाम है मध चक्र यानी ईस्ट्रस साइकिल। अब आप बोलेंगे सर दोनों चक्रों में अलग क्या है, दोनों चक्रों में अंतर क्या है? यही बोलेंगे ना, यही बोलेंगे ना। अब इतना सा फर्क है, ध्यान से सुनना। ये चक्र लगातार रहता है, पूरे वर्ष भर रहता है, यानी 12 के 12 महीने रहता है। और ये जो होता है ये हम बोलेंगे एक निश्चित मौसम में आता है, एक निश्चित मौसमी होता है। कौन? मध चक्र। फिर से बोलूं, ये समझ में आ गया? जरा जल्दी से मुझे बताएं। जैसे कुत्ते के अंदर जो मादा
डॉग होएगी, ठीक है, उसके अंदर ये चक्र कब आएगा? सर्दियों के सीजन में आता है, ठीक है, और उस दौरान वो बच्चे देती है। यानी ये चक्र कब होएगा? देखिए चालू होएगा, इट मींस उसके अंदर जनन अवस्था आ गई है। लेकिन क्या ये पूरे साल भर रहती है, ये पूरे साल भर चलता है ये चक्र? नहीं, एक निश्चित मौसम में ही अंडा उत्पन्न होता है इस चक्र में। जबकि ये जो होता है हर 28 दिन बाद वापस से रिपीट होता है। किसमें बेटा जी? प्राइमेट्स में। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए, क्लियर है यहां तक? चल, तो ये चीज यहां पर लिखी हुई है, यहां पर ये चीज लिखी हुई है, इस स्लाइड में ये चीज लिखी हुई है। अब आप मुझे बताएंगे, ध्यान से सुनना बेटा जी, ध्यान से सुनना। आप मुझे बताएंगे इनके अंदर, प्राइमेट के अंदर ये चक्र पूरे वर्ष भर रहता है? ये कब जनन कर सकते हैं? कोई निश्चित मौसम में करेंगे या कभी भी मतलब इन द सेंस पूरे वर्ष भर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं प्राइमेट? सोच के मुझे बताएं। प्राइमेट जो है 12 महीने इनके अंदर क्या रहेगा? मादा में क्या रहेगा? 12 महीने इनके अंदर मादा में क्या रहेगा? चक्र चलेगा। कभी भी कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, है ना। लेकिन ये वाले जो होंगे जिनके अंदर नॉन प्राइमेट जो होंगे, जिनके अंदर मध्य चक्र चलेगा, क्या ये 12 के 12 महीने कैपेबल होंगे जनन करने के लिए? एक निश्चित मौसम में ये जनन करेंगे? जरा सोचिए, क्या ये पूरे वर्ष भर जनन कर सकते हैं? ये एक निश्चित मौसम में ये जनन करेंगे, एक निश्चित मौसम में क्या करेंगे? ये जनन करेंगे। तो बेटा जी यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, क्या क्या लिखा हुआ बेटा जी? यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है, ऋतुनिष्ठ अथवा मौसमी प्रजनक। ऋतुनिष्ठ अथवा मौसमी प्रजनक कौन से होते हैं? वो जो नॉन प्राइमेट होते हैं। जबकि प्राइमेट जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सतत प्रजनक। यानी कौन? प्राइमेट। कैसे होते हैं? सतत प्रजनक होते हैं, जो पूरे वर्ष भर क्या है कर सकते हैं? क्या? पूर्ण जनन काल में जनक के लिए सक्रिय रहते हैं, यानी पूरे वर्ष भर कैपेबल होंगे क्या करने के लिए? जनन करने के लिए। कौन? प्राइमेट, उनको हम क्या बोलते हैं? सतत प्रजनक। जबकि नॉन प्राइमेट जो होते हैं वो एक निश्चित मौसम में क्या करते हैं? प्रजनन कर ले, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? मौसमी प्रजनक। अब आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक निश्चित मौसम में ही ये चक्र चलता है। कौन सा? मध्य चक्र। जबकि सतत प्रजनक मादा में ऋतु चक्र जो होता है वो 12 महीने चल रहा है। आया समझ में? ठीक है, चलिए, समझ में आ गया। चलें आगे। अब इसके बाद नेक्स्ट यहां पर जो लिखा हुआ मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, क्या बेटा जी? कि प्रजनन होने के बाद में जब प्रजनन हो जाएगा फिर धीरे 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 वृद्ध अवस्था आएगी, जिसको हम जीर्णता भी बोलते हैं या वृद्ध अवस्था भी बोलते हैं। और इस अवस्था के अंदर कहीं ना कहीं उपापचय प्रक्रियाएं जो हैं वो धीरे हो जाती हैं। उपापचय प्रक्रियाएं क्या हो जाती हैं? धीरे हो जाती हैं। आई थिंक समझ में आ गया। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से ये स्लाइड पूरी समझ में आ गई है। ये इसमें कोई दिक्कत है? कोशिश करना एक ही बार में समझ जाने की, ताकि आपको फायदा हो और जल्दी चीजें हों। आई होप समझ में आ गई होगी ये वाली स्लाइड। सतत प्रजनक, मौसमी प्रजनक, मध्य चक्र, ऋतुस्राव चक्र, क्लियर है ये? चलें आगे। ये थी स्लाइड, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब बात आ रही है, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं। आइए, तो अब हम बात करने वाले हैं लैंगिक जनन में कुछ घटनाएं देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? लैंगिक जनन में क्या घटनाएं होती हैं। तो बेटा जी सीधा सीधा मैं आपको बता दूं, लैंगिक जनन में 3 घटनाएं होती हैं। मेरी राइटिंग पर मत जाइएगा,
बचपन में मेरी बहुत पिटाई होती थी हिंदी की राइटिंग के लिए, तो राइटिंग पर कतई मत जाइएगा, सिर्फ समझने की कोशिश करिएगा। लैंगिक जनन की 3 घटनाएं होती हैं। सबसे पहली कौन सी है, नाम देखिएगा, निषेचन पूर्व, निषेचन, निषेचन पश्चात। क्या बोला? निषेचन पूर्व, निषेचन और निषेचन पश्चात। यानी देखिए, लैंगिक जनन में होने क्या वाला है। आप बोलेंगे सर लैंगिक जनन में तो युग्मकों का क्या होता है, जुड़ते हैं। लैंगिक जनन में युग्मक जुड़ते हैं, मान लेते हैं ये शुक्राणु है, ये अंडाणु है, ये दोनों जुड़कर क्या बनाएंगे, युग्मनज बनाएंगे। चलो जी, मैंने बात मान ली। लेकिन ये युग्मकों को बनाना भी तो पड़ेगा ना, तो वो अवस्था क्या कहलाएगी, निषेचन पूर्व अवस्था। यानी निषेचन पूर्व अवस्था में आप क्या करेंगे, युग्मक जनन करेंगे। युग्मक जनन का मतलब युग्मकों का निर्माण करेंगे। युग्मकों का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, वो क्या कहलाएगा, युग्मक जनन। फिर युग्मकों का क्या करेंगे, स्थानांतरण करेंगे। युग्मक स्थानांतरण करेंगे। तो हमने देखिए क्या किया, देखिएगा ध्यान से सुनना, वेरी गुड डॉक्टर्स ने, बहुत अच्छे। हमने सबसे पहले युग्मक बनाए, वो क्या होएगा, युग्मक जनन। फिर युग्मकों को स्थानांतरित किया, जैसे शुक्राणु को हम मादा शरीर में क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं, यानी युग्मकों का स्थानांतरण किया, हो गया। अब युग्मकों का क्या होएगा, निषेचन होएगा। चलो जी, निषेचन हो गया, बनेगा क्या, युग्मनज। अब युग्मनज से बनाया जाएगा भ्रूण। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, भ्रूणोद्भव कहलाएगी। तब आप मुझे बताएंगे भ्रूणोद्भव कब होएगा, भ्रूणोद्भव कब होएगा, निषेचन के पश्चात। युग्मक जनन और युग्मक का स्थानांतरण कब होएगा, निषेचन से पहले। समझ में आया? तो निषेचन से पहले ये दोनों चीजें होंगी और निषेचन के बाद ये होएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो कृपया करके किंजल और जितने भी बच्चे हैं, मैं समझ चुका हूं आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन कृपया करके थोड़ी देर के लिए बातें बंद कर दीजिएगा। आई होप ये तीनों का मीनिंग समझ में आ गया होगा। जरा जल्दी से मुझे बताएं। वेल डन अंजलि, बहुत अच्छे, क्लियर है। यहां पर जनन की, अगर मैं लैंगिक जनन की, वेरी गुड, लैंगिक जनन की 3 अवस्थाएं हैं, आई होप समझ में आ गई होंगी। सबसे पहले निषेचन पूर्व क्या होएगा, युग्मक का निर्माण होएगा, फिर युग्मक का स्थानांतरण होएगा, फिर निषेचन होएगा, फिर निषेचन के पश्चात क्या होएगा, भ्रूणोद्भव होएगा। वही चीज यहां पर लिखी हुई है, ठीक है। चलें आगे, आइए। अब सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाएं कितनी थी बेटा, जरा जल्दी से मुझे बताएं। एक बार जरा आगे फटाफट देखते हैं। यहां पर सबसे पहले निषेचन पूर्व घटना जो थी, इसके 2 भाग है, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। ये यहां पर लिखा हुआ है, युग्मक जनन, युग्मक स्थानांतरण, ये 2 भाग हैं किसके बेटा जी, आपके निषेचन पूर्व घटना के। निषेचन पूर्व घटनाओं की बात कर रहे हैं। 2 घटनाएं हो रही हैं निषेचन से पूर्व, पहले युग्मक जनन, फिर युग्मक का स्थानांतरण। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, युग्मक जनन, ठीक है। अब साहब युग्मक क्या होता है, पहली बात तो युग्मक एक प्रकार की अगुणित कोशिका है। युग्मक क्या है, अगुणित कोशिका। अब मैं ये जरूर बता देता हूं, क्योंकि कई बच्चों को नहीं पता होगा कि अगुणित कोशिका का मतलब क्या होता है। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो ध्यान से सुनना। बेटा ध्यान से सुनना, ये मेरी एक त्वचा की कोशिका है। इस कोशिका के अंदर 46 गुणसूत्र हैं, या और सिंपल तरीके से मैं बताता हूं, देखिएगा। देखिए ये एक शुक्राणु है मानव का, जिसके अंदर 23 गुणसूत्र हैं। ये अंडाणु है मानव का, जिसके अंदर 23 गुणसूत्र हैं। दोनों ने निषेचन किया, बना युग्मनज। 23 इसके मिलकर हो गए हैं 46। कितने हो गए, 46। अब जरा सोचिए, इन 46 में से 23 किसके थे, माता के थे ना गुणसूत्र, और 23 किसके थे, पिता के थे। 23 किसके थे, माता के थे, 23 किसके थे, पिता के थे। तो ये 23 गुणसूत्रों की जो संख्या है, ये एक सेट बनाती है, और ये 23 गुणसूत्रों की संख्या क्या बनाती है, एक सेट बनाती है। अब आप बोलेंगे एक सेट का मतलब, देखो देखो ये बॉक्स दिख रहा है, मान लेते हैं आपको दिख रहा है, ये एक बॉक्स है।
इस बॉक्स के अंदर मान लेते हैं मैं ऐसे 10 पेन रख दूं या 23 पेन मैंने इसके अंदर रख दिए। इस बॉक्स के अंदर मैंने 23 पेन रख दिए। है तो क्या एक बॉक्स, लेकिन उसके अंदर क्या है 23 पेन है। तो 23 पेन इसके अंदर अगर मैं रख दूं तो ये क्या कहलाएगा, एक सेट। क्या होएगा, ये एक सेट होगा। उसी तरीके से 23 गुणसूत्र मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सेट बना रहे हैं। तो टोटल इस कोशिका के अंदर कितने सेट मिल रहे हैं, सोचो कितने सेट मिल रहे हैं गुणसूत्र के। आप बोलेंगे सर इस कोशिका में 2 सेट मिल रहे हैं, किसके, गुणसूत्रों के। अब आप मुझे बताएं शुक्राणु के अंदर कितने सेट मिल रहे हैं। आप बोलेंगे सर 1 सेट मिल रहा है। अंडाणु के अंदर कितने मिल रहे हैं, 1 सेट मिल रहा है। तो वो कोशिकाएं जिनके अंदर 1 सेट मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, अगुणित। इसको भी क्या बोलेंगे, अगुणित। और जब ये दोनों अगुणित अगुणित जुड़ जाएंगे यानी 2 सेट बन जाएंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्विगुणित। तो आज के बाद भूलना मत अगुणित द्विगुणित का मतलब। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बेटा जी याद रखना युग्मक सदैव कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। ये लाइन यहां पर लिखी हुई है, युग्मक हमेशा कैसे होती हैं, अगुणित कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, अब बात आ रही है, आप मुझे बताएं, देखकर मुझे बताइएगा, जरा जल्दी से देखकर मुझे बताइएगा। यहां पर इस बॉक्स के अंदर देखिएगा, जल्दी से मुझे बताएं इन दोनों युग्मकों में से कौन सा नर है कौन सा मादा है, बताएं फटाफट। इन दोनों युग्मकों में से, ये दोनों युग्मक है, कौन सा नर है कौन सा मादा, बता पाएंगे, बता सकते हैं कि हम इसमें कौन सा नर है कौन सा मादा है? नहीं बता पा रहे, नहीं बता पा रहे ना कि कौन सा नर है कौन सा मादा है, नहीं बता पाएंगे ना। तो ऐसे युग्मक जो आकृति के आधार पर अगर मैं देखूं समान है उसे हम क्या बोलेंगे, समयुग्मक बोलेंगे। याद रखना क्या बोलेंगे बेटा जी, समयुग्मक बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, समयुग्मक। ठीक है, लेकिन अब देखना, बताएं जरा क्या यह परिस्थिति समयुग्मक है कि विषम युग्मक है, सोच समझकर मुझे बताएं जल्दी से। यह परिस्थिति समयुग्मक है कि विषम युग्मक? आप सीधा बोलेंगे सर ये विषम युग्मक है, ये नर युग्मक, ये मादा युग्मक, सिंपल। ये विषम युग्मक है, ये समयुग्मक है। जब समान होंगे बता नहीं सकते कौन सा नर है कौन सा मादा, कि ये क्या कहलाएंगे, समयुग्मक। जब बता सकते हैं कौन सा नर है कौन सा मादा है तो क्या कहलाएंगे, विषम युग्मक, सिंपल है ना। हाँ जी अर्पिता, बिल्कुल हमेशा द्विगुणित। सोचो अर्पिता, हमेशा जब युग्मक अगुणित है तो हमेशा युग्मनज कैसा होएगा, द्विगुणित होएगा। जायगोट हमेशा कैसा होएगा, द्विगुणित होएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिंपल सी चीज बताई है कि बेटा ये समयुग्मक, ये विषम युग्मक। अब यही चीज यहां पर डायग्राम में दे रखी है। देखिए ये 2 युग्मक दिखाई दे रहे हैं, ये एक शैवाल के हैं जिसका नाम है, याद रखना, क्लेडोफोरा। क्या नाम है बेटा जी इसका, क्लेडोफोरा। दिख रहे? अब आप मुझे बताएं, देखकर आप बता सकते हैं ना क्या है ये, समयुग्मक है। और इधर देखिए आपको दिख रहा होगा ये एक छोटा सा युग्मक, ये बड़ा सा युग्मक, या यहां पर भी देखिएगा ये अलग है ये अलग है, यानी ये क्या कहलाएंगे, विषम युग्मक कहलाएंगे, सीधा सीधा। तो बेटा जी ये क्लेडोफोरा, क्लेमाइडोमोनास नहीं है। दिखने में ऐसा लगेगा क्लेमाइडोमोनास है ना, लेकिन ये क्लेमाइडोमोनास नहीं है, ये क्लेडोफोरा के 2 युग्मक हैं। मेरे को पता था कोई ना कोई कहेगा सर ये तो क्लेमाइडोमोनास जैसा दिख रहा है। हाँ जी, क्लेमाइडोमोनास डेब्रिएनम, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लेमाइडोमोनास डेब्रिएनम में ये मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। तो कहने वाली बात है, आप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी विषम युग्मक क्या होते हैं और समयुग्मक क्या होते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहां से यहां तक की लाइन में सिर्फ इतना बता रखा है कि युग्मक जनन का मतलब युग्मकों का निर्माण। युग्मक क्या होते हैं, अगुणित कोशिका होती है। ये युग्मक अगर दिखने में एक जैसे होंगे तो क्या कहलाएंगे, समयुग्मक कहलाएंगे, जैसे यहां पर डायग्राम में दिखा रखा है। या अगर अलग अलग होंगे जिसमें से जो नर होएगा उसे मैं बोलूंगा शुक्राणु। क्या बोलूंगा, शुक्राणु या पुमणु। शुक्राणु जंतुओं में, पुमणु पादपों में। या अंड बोलूंगा या डिंब बोलूंगा। डिंब किसमें, जंतुओं में, और अंड किसमें, पादपों में। ये है मादा युग्मक, ये है नर युग्मक। बेटा जी ये अगर अलग अलग हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, विषम युग्मक परिस्थिति। जरा जल्दी से मुझे बताएं ये स्लाइड समझ में आ गई है या नहीं आ गई है।
तो आई होप ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। एक एक पेज पढ़ा रहा हूं ताकि कुछ ना छूटे, तो कृपया करके मेरी मेहनत जो मैं थोड़ी बहुत अगर आपको लग रही है कि कर रहा हूं, तो उसका फल जरूर दीजिएगा भैया मुझे। समझ में आ रहा है? मेहनत अगर मैं आपके साथ कर रहा हूं तो उस मेहनत का फल जरूर दीजिएगा आप मुझे, ठीक है? अब इसके बाद नेक्स्ट जो आ रहा है वो आ रहा है क्या? जीवों में लैंगिकता। अब सीधी सीधी बात है, यहां पर जो सारी चीजें लिखी हुई इसको मैं फटाफट मुझे बता देता हूं। जीवों में अगर लैंगिकता की बात करूं तो आप मुझे बताएंगे सोच समझ के, जीव या तो द्विलिंगी होंगे या एकल लिंगी होंगे। अब ये बताने की जरूरत है द्विलिंगी का मतलब क्या होता है और एकल लिंगी का मतलब क्या होता है, जरा जल्दी से मुझे बताएं। ये तो जानते हैं ना द्विलिंगी का मतलब क्या होता है, एकल लिंगी का मतलब क्या होता है। जब शरीर पर दोनों लैंगिक अंग होते हैं, ये शरीर है जिसपे नर और मादा दोनों लैंगिक अंग होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? द्विलिंगी। और जब शरीर पर या तो नर होगा या मादा होगी, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, वो क्या कहलाएगा? एकल लिंगी। सिंपल, सिंपलेस्ट तरीके से मैंने आपको बताया, ठीक है? ठीक है, चलिए अब बात आ रही है, ये शब्द जो है ये द्विलिंगी एकलिंगी, ये किसके लिए उपयोग में लिए जाते हैं? ये जंतुओं के लिए। ये वर्ड जो होता है क्या, द्विलिंगी एकलिंगी, ये जंतुओं के रिस्पेक्ट में लिया जाता है। तो आप बोलेंगे सर पादपों में क्या वर्ड यूज में लिया जाता है? तो यहां पर जरा जल्दी से देखिएगा, यहां पर पादपों में द्विलिंगी स्थिति को उल्लेखित करने के लिए एक अलग शब्द दिया जाता है, क्या? उभय लिंगाश्री या समथैलिसी। लिख देता हूं क्या? कहां लिख दिया? हां, उभय लिंगाश्री या समथैलिसी, ठीक है? अब आप बोलेंगे ये क्या है? अरे भैया वही चीज है। क्या? आप जरा सोचिए, एक पेड़ है, उस पेड़ पर एक पुष्प है और उस पुष्प में नर लैंगिक अंग यानी पुंकेसर और मादा लैंगिक अंग यानी स्त्री केसर दोनों एक पुष्प में मिलेंगे, तो वो पुष्प द्विलिंगी होगा या नहीं होगा? लेकिन हम वहां पर द्विलिंगी शब्द ना लेकर हम क्या वर्ड यूज में लेंगे? उभय लिंगाश्री या समथैलिसी। आया? तो ये वर्ड जो होते हैं ये पादपों में यूज में लिए जाते हैं। द्विलिंगी का सेम टू सेम वर्ड जो होगा पादपों में, उभय लिंगाश्री या समथैलिसी, ठीक है? नेक्स्ट, एक लिंगाश्री को हम क्या बोलेंगे? जरा सोचिए, यहां पर एक लिंगाश्रयी, एक लिंगाश्रयी या विषम थैलेसी, एक लिंगाश्रयी एक लिंगाश्रयी या विषम थैलेसी, ठीक है? मीनिंग सेम रहेगा क्या? पुष्प में या तो पुंकेसर मिलेगा या आपका स्त्री केसर मिलेगा, दोनों साथ साथ नहीं मिलेंगे। वो परिस्थिति पादपों में क्या कहलाएगी? एक लिंगिता को हम पादपों में क्या बोलते हैं? एकल लिंगाश्रयी या विषम थैलेसी। बताएं क्या ये मीनिंग समझ में आ गए हैं ये वर्ड का? क्योंकि ये कई बार हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, या इसको हम याद रखना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में देखो द्विलिंगी को क्या बोलते हैं, मैं लिख देता हूं अलग पेन से ताकि ये भी याद रख लेना भैया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं याद रखना, द्विलिंगी को बोलते हैं बाइसेक्सुअल, ठीक है? और उभय लिंगाश्री को बोला जाता है हर्माफ्रोडाइट, ठीक है? क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट। या एक और वर्ड होता है इसका डायोशियस, क्या बोलते हैं? डायोशियस, ठीक है? जबकि एकल लिंगाश्री को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मोनोशियस, और एक लिंगेश्वरी को यूनिसेक्सुअल।
आई होप समझ में आ गया होगा भैया, ये सिंपल सी चीजें हैं, इसको तो बेटा जल्दी से ग्रैस्प करो, जल्दी से पकड़ो इस चीज को, ठीक है। इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने वाली बात नहीं है। हाँ, इसके उदाहरण मैं आपको जरा जल्दी से बता देता हूं बेटा जी। देखो, अगर मैं पहले जंतुओं की बात करूं तो जंतुओं में उदाहरण साफ साफ दे रखे हैं आपके, कौन कौन सा देखिएगा। केंचुआ, अर्थवॉर्म जिसको हम बोलते हैं, स्पंज को स्पंज बोलते हैं, टेपवॉर्म, वॉर्म आपके जैसे एस्केरिस हो गया, एस्केरिस जो आपके गोल कृमि हो गए हैं, है ना, या चपटे कृमि हो गए हैं। जोंक जिसको हम लीच बोलते हैं, समझ में आ गया, ये द्विलिंगी है, दिखाई दे रहे हैं। ये है केंचुआ, बस एक केंचुआ ही दिखा रखा है हमारे यहां पर, ठीक है। केंचुआ जो है कैसा है, द्विलिंगी है, भूलना मत। कैसा है बेटा जी, ये द्विलिंगी है। कौन बेटा जी, आपका केंचुआ, ठीक है। जबकि ये कौन है, तिलचट्टा है, कॉकरोच है ये आपका। कॉकरोच देखिए, सिर्फ एक उदाहरण दे रखा है हमारी एनसीईआरटी में, क्या, तिलचट्टा कैसा है, एक लिंगाश्री। आप कैसे हैं, एक लिंगाश्री। मैं कैसा हूं, एक लिंगाश्री है। आई होप समझ में आ गया होगा। जंतुओं में उदाहरण मेरे ख्याल से लिखकर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको इसके उदाहरण समझ में आ गए। एकल लिंगी के उदाहरण समझ में आ गए। जंतुओं में क्या क्या है, कॉकरोच। द्विलिंगी के क्या क्या है, कई सारे हैं, याद रख लेना। अर्थवॉर्म यानी केंचुआ है, टेपवॉर्म है, जोंक है यानी लीच है, ठीक है। और कौन है बेटा जी, हमारा स्पंज भी है। तो ये 4 उदाहरण याद रखना, यहां पर लिख दूं, जोंक, टेपवर्म, केंचुआ और लीच। इसका तिलचट्टा है, ठीक है। ये सिंपल सी चीज याद रखना। अब पादपों में उदाहरण क्या याद रखना है, ये साफ साफ जो दे रखा है बस वही, इससे ज्यादा नहीं। जो दे रखा है बस 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 वही, ठीक है। अब देखिएगा क्या दे रखा है पादपों में, कुकुरविटा तथा नारियल। क्या दे रखा है, कुकुरविटा और नारियल। किसका बेटा जी, द्विलिंगी का। कौन कौन, कुकुरविटा और नारियल। यानी ये कुकुरविटा और नारियल क्या है बेटा जी, आपके वो पेड़ हैं जो कैसे उभयलिंगाश्री हैं, जिस पर नर, जिनके पुष्पों पर पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों मिलेगा। जबकि पपीता ही दे रखा है ना, देख लीजिए यहां पर, पपीता और खजूर एकल लिंगाश्री है। कौन, पपीता और खजूर। अब याद करने के लिए तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्यों मैं अपनी एनर्जी और क्यों आप अपनी एनर्जी वेस्ट करें, जब आना ही नहीं है तो क्यों एनर्जी वेस्ट करनी है अभी के लिए। बाद में आप अपना जितना ज्ञान लेना है बटोरते रहिएगा भाई, अभी जो सिलेक्शन लेना है उसके लिए इतना सफिशिएंट है मेरे बच्चे। समझ में आ गया। तो पपीता और खजूर में ये परिस्थिति है और तिलचट्टे में यानी एक जंतु में ये परिस्थिति है, अलग अलग होंगे। जबकि कुकुरविटा और नारियल, कुकुरविटा जानते हैं ना, कुकुरविटा नाम सुना हुआ है ना आप सभी ने, है ना, और नारियल खाया होगा, उसमें ये परिस्थिति है। और जंतुओं में स्पेशली याद रखना, जोंक, टेपवर्म, केचुआ और लीच में ये परिस्थिति मिलती है। समझ में आ गया। चलिए, तो ये चीज यहां पर लिखी हुई थी, मैंने ये पूरा बता दिया। अब आते हैं, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, एक बार इसको जरा जल्दी से देख लीजिएगा बेटा। यहाँ पर कुछ पादप दिखा रखे हैं, यहाँ पर सेम टू सेम है। द्विलिंगी का मतलब क्या होगा, जिसमें दोनों भाग होंगे पुष्प में, नर और मादा। हाँ जी, अब युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन की बात करने वाले हैं। क्या, कि जब युग्मक का निर्माण होएगा तो कोशिका विभाजन होएगा, सीधी सी बात है ना। अब यहां से यहां तक है ना, कुछ लिखा हुआ है जो पढ़ाने से पहले कुछ चीजें बतानी जरूरी है। ध्यान से देखना बेटा, फटाफट ध्यान से देखना, टाइम अभी रह रहा है, ठीक है। देखिएगा, देखिए ये एक शरीर है, ये भी एक शरीर है, ध्यान से देखना बेटा फटाफट। ये एक शरीर है, सिर्फ वो करना, समझने की कोशिश करना, ऐसा शरीर नहीं होएगा, सिर्फ समझाने के लिए। ये एक शरीर है और ये भी क्या है, एक शरीर है।
ठीक है। इस शरीर की कोशिकाएं जो हैं, ध्यान से सुनना, अगुणित हैं और इस शरीर की कोशिकाएं कैसी हैं? द्विगुणित हैं। ये इसका लैंगिक अंग है, ये इसका लैंगिक अंग है। लैंगिक अंग जो होंगे उनके अंदर भी कोशिका कैसी होंगी? यहां पर कैसी होंगी? अगुणित होंगी और यहां पर कैसी होंगी? द्विगुणित होंगी। ठीक है। अब आप सोच समझकर मुझे बताइएगा, सोच समझकर मुझे बताइएगा, दिखाई दे रहा है ना? सोच समझकर मुझे बताइएगा, इन दोनों में से कौन सी परिस्थिति हम दर्शाते हैं? सोचिए, हमारी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं कि अगुणित होती हैं? आप बोलेंगे सर हमारी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति किसमें मिलती है? आप लोगों को याद आ रहा, पादप जगत आपने पढ़ा था कहीं, थैलोफाइट्स पढ़े थे, थैलोफाइट्स, हरी शैवाल, भूरी शैवाल, लाल शैवाल, याद आ रहा है? उनमें यह परिस्थिति मिलती है, कुछ कवकों में भी मिलती है। ठीक है। तो निम्न श्रेणी के जो पादप होते हैं या निम्न श्रेणी के जो जीव होते हैं उनमें कई बार ऐसी परिस्थिति मिलती है कि शरीर जो होता है वो कैसा होता है? अगुणित होता है। शरीर की कोशिकाएं कैसी होती है? अगुणित होती हैं। ठीक, अभी सुनना 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 सुनना, कृपया करके सुनना, ध्यान से सुनना। ठीक है, पहले इस परिस्थिति को देखते हैं, फिर इस परिस्थिति को देखेंगे। देखिए, पहले हमारी जैसी परिस्थिति देखते हैं। मेरे शरीर की कोशिका द्विगुणित है और जो लैंगिक अंग होएगा, लैंगिक अंग जो होएगा उसकी कोशिका भी कैसी होगी? द्विगुणित होगी। अब जरा सोचिए, इन अंगों की कोशिका से हमें युग्मक बनाना है। युग्मक कैसा होएगा? अगुणित होएगा। और जिन कोशिकाओं से बनाया जा रहा है वो कैसी हैं? द्विगुणित हैं। आप मुझे बताएं कौन सा विभाजन करना पड़ेगा? बताएं जरा जल्दी से। बताएं जरा जल्दी से, यहां पर कौन सा विभाजन होएगा? समसूत्री होगा कि अर्धसूत्री होएगा? सोच के मुझे बताएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, अर्धसूत्री होएगा। अरे बांगड़ू, ये कौन सा है जो समसूत्री करा रहा है यहां पे? काहे भैया, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये एक कोशिका है द्विगुणित और इससे मुझे बनाना है युग्मक अगुणित। गुणसूत्रों की संख्या मुझे समान दिख रही है कि आधी होती हुई दिखाई दे रही है? इतना तो इसका इस्तेमाल कर लो ना भाई। अगर आधी हो रही है, युग्मक हमेशा अगुणित होता है, अभी बताया था, और जिन कोशिकाओं से बनाया जा रहा है वो कैसी हैं? द्विगुणित हैं, तो कौन सा विभाजन करना पड़ेगा? अर्धसूत्री, खत्म, सीधा सीधा। इसमें क्या कंफ्यूजन हुआ? लेकिन यहां पर जरा सोचो, अब देखो, यहां पर शरीर कैसा है? अगुणित है, और इसका जो लैंगिक अंग है उनकी कोशिकाएं कैसी हैं? वो भी अगुणित है। अब आप मुझे बताएं, यहां पर एक कोशिका मैं बाहर निकाल देता हूं, मान लीजिए ये कोशिका है, कैसी है? अगुणित है। अब आप मुझे बताएं, इस कोशिका से मुझे युग्मक बनाना है, युग्मक भी कैसा होएगा? अगुणित होएगा। मुझे एक युग्मक बनाना है अगुणित कोशिका से, और युग्मक भी कैसा है? अगुणित है। अब मुझे बताएं कौन सा विभाजन होएगा यहां पर? यहां पर होएगा कौन सा? समसूत्री। तो बेटा जी, आप लोगों के जिनके बिल्कुल भी बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, गलत आंसर बिल्कुल मत दीजिएगा, सोच समझ कर दीजिएगा। जिनके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हैं बहुत अच्छी बात है, जिनके नहीं है अब क्लियर करते जाइएगा और साथ साथ याद रखते जाइएगा चीजों को। क्या कि अगर शरीर अगुणित है तो उसकी कोशिकाएं अगुणित होंगी शरीर की, तो युग्मक जो बनाया जाएगा वो भी अगुणित होएगा। तो अगुणित कोशिका से अगुणित युग्मक बनाने के लिए कौन सा विभाजन होएगा? समसूत्री। गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी? समान, इसलिए समसूत्री। लेकिन अगर शरीर द्विगुणित है और उससे युग्मक बनाया जाएगा, युग्मक कैसा होएगा? आपका अगुणित होएगा। और अगर द्विगुणित कोशिका से अगुणित युग्मक बनाना है तो कैसा विभाजन होएगा? अर्धसूत्री होएगा। तो ये सीधी सी बात यहां पर बेटा जी बता रखी है क्या, कि कहीं ना कहीं मोनेरा, फंजाई, शैवाल तथा ब्रायोफाइट्स, शरीर इनका कैसा होता है बेटा जी? अगुणित होता है। कैसा होता है? अगुणित होता है। जबकि
टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। कौन कौन? टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी, और आवृत बीजी जो होते हैं इनका शरीर कैसा होता है? द्विगुणित होता है। तो आई होप ये चीज समझ में आ जाएगी कि कौन युग्मक बनाते हुए कौन सा विभाजन करेगा। तो सिंपल शब्दों में बोला क्या कि ये वो जीव होंगे जो युग्मक का निर्माण करते समय कौन सा विभाजन करेंगे? समसूत्री। और ये वो जीव होंगे हमारे जैसे जो युग्मक का निर्माण करते समय कौन सा विभाजन करेंगे? अर्धसूत्री। जरा जल्दी से मुझे बताएं। वेल डन। समझ में आ गया या ये भी ऊपर से निकल गई है ये सिंपल सी बात? वेल डन, बहुत अच्छे, गजब, वाह, मजा आ रहा है। आवन वाह। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट स्लाइड। क्या? अब देखिए युग्मक का निर्माण कर दिया, अब युग्मक का क्या करना है? स्थानांतरण करना है। क्या करना है बेटा जी? युग्मक का स्थानांतरण करना है। अब साहब युग्मक का स्थानांतरण कैसे होएगा? ध्यान से सुनना। पहले पादपों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पादपों की। ध्यान से सुनना। देखिए पादपों में, ध्यान से सुनना, पादपों की अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर पहले पादपों की बात कर लेते हैं, फिर जंतुओं की बात करते हैं। देखिए पादपों में दो श्रेणियां हैं, दो श्रेणियां। एक है निम्न श्रेणी के पादप और एक है उच्च श्रेणी। ये ऑलरेडी मैंने आपको कल बता दिया था। उच्च श्रेणी का मतलब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को हम किस में रखेंगे? उच्च श्रेणी में। और ब्रायोफाइट, थैलोफाइट, टेरिडोफाइट को हम किस में रखेंगे? निम्न श्रेणी में। ठीक है, हाँ कोशिश यही कर रहा हूं चंदन, लेकिन बात यही आ जाती है ना कि एक एक चीज समझानी है, एक एक बिंदु समझाना है ना। तो जरा जल्दी से देखिएगा। निम्न श्रेणी के जो पादप हैं उनके अंदर जो नर युग्मक है और मादा युग्मक है, दोनों चलायमान हैं। ये भी चलायमान है, ये भी चलायमान है। ठीक है, अब इन दोनों को, दोनों युग्मकों को डाल दिया हमने किसमें? जल में। किसमें डाल दिया? जल में। दोनों जल में क्या कर रहे हैं? निषेचन कर रहे हैं। आप जरा सोच समझ के मुझे बताएं, क्या ऐसे निम्न श्रेणी के जो पादप हैं इनमें निषेचन एक माध्यम में हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है ना। अब ध्यान से सुनना। उच्च श्रेणी के जो पादप हैं उसमें जो नर युग्मक है वो, ध्यान से सुनना, नर युग्मक जो होएगा ना ही वो चलायमान होगा, ये भी नहीं चल सकता और ये भी नहीं चल सकता। अब आप बोलेंगे अब क्या होगा? अब क्या होगा? तो इस परिस्थिति में नर युग्मक को कोई ना कोई साधन लेकर आएगा। किसके पास? मादा युग्मक के पास। या तो हवा लेकर आएगी या वायु लेकर आएगी, मतलब हवा या वायु लेकर आएगी, या जल लेकर आएगा, या कीट लेकर आएंगे। क्या बोला मैंने? यही है ना, समझ में आया ना क्या? देखिए निम्न श्रेणी के पादपों में दोनों जो हैं वो चलायमान हो सकते हैं। दोनों अगर चलायमान होंगे या नर युग्मक अगर चलायमान है, देखिए मादा युग्मक चलायमान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन नर युग्मक हमेशा चलायमान मिलेगा। तो वो चलकर सीधा किसके पास पहुंचेगा? मादा युग्मक के पास पहुंच जाएगा, निषेचन हो जाएगा। कहां पर होएगा? जल में होएगा, सीधी सी बात है। अब मैंने बोला उच्च श्रेणी के जो पादप हैं उसमें नर युग्मक नहीं चल सकता, मादा युग्मक नहीं चल सकती है। तो नर युग्मक मादा युग्मक के पास कौन लेकर आएगा? तो हम बोलेंगे या तो हवा लेकर आ जाएगी, हवा से परागण होएगा, या जल लेकर आ जाएगा, अगर पेड़ जल में, अगर वो पेड़ जल में मिल रहे हैं तो जल लेकर आ जाएगा, या कीट लेकर आ जाएंगे, जीव लेकर आ जाएंगे। तो ये प्रक्रिया जो है यहां से यहां तक जाने की आप जानते हैं क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। आई होप ये चीज पादपों वाली समझ में आ गई होगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है भाई। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि कम से कम युग्मक उत्पन्न हो। निम्न श्रेणी के पादपों में
बहुत सारे युग्मक उत्पन्न करने पड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि चांसेस जो थे कि भैया निषेचन होगा या नहीं होगा बहुत कम थे, है ना, क्योंकि जल में पैदा हो रहे हैं तो पता नहीं कौन सा जल में जाकर जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, तो बहुत सारे युग्मक पैदा करने पड़ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ पादपों का, जैसे जैसे उच्च श्रेणी के पादप बने, तो ये दोनों चल नहीं पा रहे थे। अब आप बोलेंगे ये तो गलत बात है, चलना चाहिए था। ये इसलिए नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि यहां पर बहुत सारे उत्पन्न नहीं किए जाएंगे, थोड़ी सी मात्रा में उत्पन्न किए जाएंगे और उनको ले जाया जाएगा किसी ना किसी साधन के द्वारा, तो ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं होगी। आई होप समझ में आ गया, यहां पर ज्यादा ऊर्जा खर्च होएगी। ठीक है, तो ये हमने बात करी है पादपों की। ये चीज यहां पर लिखी हुई है बेटा जी, क्या चलनशील मादा अचल होती है, शैवालों में युग्मक चलनशील होते हैं, जल माध्यम होता है जहां पर क्या होता है, युग्मकों का स्थानांतरण होता है। जबकि यहां पर जो लिखा हुआ है क्या, पादपों में जैसे मटर में पराग कणों को वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित किया जाता है, और ये स्थानांतरण करने में कौन सहायता कर रहा है, या तो पुष्प कौन सहायता कर रहा है, या तो कीट सहायता कर रहा है, या कौन सहायता कर रहा है, हवा सहायता कर रही है, या जल सहायता कर रहा है। अब ये सारे परागण जो होता है, ये जो हम क्या बोले परागण, ये हमारे एक चैप्टर में आएगा, सीधी सी बात है। तो ये चीज यहां पर लिखी हुई है जो इंपॉर्टेंट है। देखिए परागण लिखा हुआ है, पॉलिनेशन, ये चीज यहां पर लिखी, ऑलरेडी हम जानते हैं। जो इंपॉर्टेंट है मैं ऑलरेडी आपको बता दूंगा। नेक्स्ट अब आ रहा है बेटा जी निषेचन। फाइनली क्या करने वाले हैं, निषेचन। निषेचन यानी युग्मकों को जोड़ने वाले हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, सिनगेमी। सिनगेमी यहां पर लिख भी रखा है क्या, साइनगेमी, या युग्मक संलयन, या निषेचन, या फर्टिलाइजेशन, या एम्फीगोनी, या एम्फीमिक्सिस। तो कई बच्चों के कई बार कंफ्यूजन होते हैं, सर एम्फीगोनी क्या होता है, एम्फीमिक्सिस क्या होता है, सिनगेमी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। मैंने एक साथ लिख दिया है। ये सारे अंग्रेजी वर्णमाला के वो शब्द हैं जो सीधा सीधा क्या मतलब दर्शा रहे हैं, निषेचन, यानी युग्मकों का जुड़ना, युग्मकों का संलयन क्या कहला रहा है बेटा जी, निषेचन। ठीक है, यस, बहुत अच्छे नितेश। अब आप मुझे बताएं, ये निषेचन के बिना भी कोई जीव पैदा हो सकता है? बताएं जरा जल्दी से, क्या बिना निषेचन के कोई जीव पैदा हो सकता है? हाँ बिल्कुल पैदा हो सकता है, लेकिन किस में, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो याद रखना, जब बिना नर युग्मक के, हाँ सुनो सुनो, बिना नर युग्मक के, बिना नर युग्मक के, बिना नर युग्मक के मादा युग्मक एक नए जीव का निर्माण कर देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा जी, याद रखना, अनिषेक जनन। मेरे नाम पर, मेरा नाम तो जानते होंगे ना, कई तो अगर शायद जानते भी नहीं होंगे, तो याद रखना वर्ड यहां पर पार्थ आ रहा है, वहां से याद रख लेना क्या, पार्थेनोजेनेसिस, अनिषेक जनन। वेरी गुड, है ना। तो अनिषेक जनन, पार्थेनोजेनेसिस वो प्रक्रिया है जिसमें बिना नर युग्मक के एक मादा युग्मक के अंदर क्षमता है पूरा जीव बनाने की। ये क्षमता सभी जीवों में नहीं होती है, कुछ जीवों में होती है ना। अब वो कुछ जीव कौन से हैं जो हमारी एनसीईआरटी में लिखे हुए, यूं के यूं याद रख लेना क्या, कुछ छिपकलियों में पक्षी जैसे टर्की, तीतर नाम सुना होगा, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर, तो तीतर से याद रखना क्या, तीतर, छिपकली और क्या चाहते हो भाई, तीतर, छिपकली और याद रखना भूलना मत कौन, मधुमक्खी और रोटीफर। रोटीफर कौन होते हैं, आपके एम्फिड्स होते हैं। आपने कीड़े देखे होंगे जो रात को देखे होंगे, जो बल्ब की ओर आकर्षित होते हैं, एम्फिड्स। ठीक है, तो याद रखना, यहां पर वर्ड याद रखना, रोटीफर्स, मधुमक्खी भी क्या है, एक प्रकार की रोटीफर्स है बेटा। ठीक है, रोटीफर्स जैसे कि मधुमक्खी, छिपकली, पक्षी जैसे टर्की। 3 उदाहरण याद रख लेना। और भी होता है, दीमक होता है, आपकी मकोड़े होते हैं, चींटी होती है, उनमें भी यही होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, भूलना मत इस चीज को बेटा जी।
याद रखना, आपने आर्थ्रोपोडा पढ़ा था निशा। आर्थ्रोपोडा की एक वर्ग होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, रोटिफर, जिसके अंतर्गत किसको रखा जाता है, मधुमक्खियों को रखा जाता है। आया समझ में? आर्थ्रोपोडा संघ याद आ रहा है? आर्थ्रोपोडा संघ के कई सारे क्या हैं, वर्ग हैं, जिसमें से एक वर्ग का नाम है रोटिफर्स, जिसके अंतर्गत किसको रखा जाता है, मधुमक्खियों को रखा जाता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, भूलना मत। क्या? मधुमक्खियों में, छिपकली में, टर्की यानी पक्षी में क्या मिल रहा है बेटा जी, अनिषेक जनन मिल रहा है। साफ साफ लिख लीजिएगा। सजल साहू रिपीट करने की जरूरत नहीं है, अनिषेक जनन मैंने आपको बता दिया है। सिंपल सा, क्या? बिना नर युग्मक के मादा युग्मक नया जीव तैयार कर देगा, वो क्या कहला रहा है, अनिषेक जनन, पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, किसमें मिल रहा है, 3 जीव याद रखना, मधुमक्खी में, टर्की यानी तीतर में, और छिपकली, सारी छिपकली नहीं, कुछ छिपकली में। आइए नेक्स्ट। अब युग्मक संलयन कहां होएगा, जरा जल्दी से मुझे बताइए। युग्मक बना दिया है, निषेचन कराना है, निषेचन कहां पर होएगा, जरा जल्दी से मुझे बताएं। शरीर के अंदर होएगा कि शरीर के बाहर होएगा, जरा जल्दी से मुझे बताएं। आप बोलेंगे दोनों तरीके से हो सकता है, निषेचन बाह्य भी होता है और निषेचन आपका आंतरिक भी होता है। क्या बोला मैंने? निषेचन शरीर के बाहर भी होता है, निषेचन शरीर के अंदर होता है। आप सभी ने नाम सुना है मेंढक, सभी ने सुना है कि मेंढक में निषेचन होता है बाहर, शरीर से बाहर। लेकिन नीट का जो एग्जाम तैयार करने वाला ना, उसको पता है कि डॉक्टरी का एग्जाम है ये, पास करने के लिए तो ऐसे घुमा के तो क्वेश्चन देगा ना, है ना। तो उसने मेंढक ना देकर नाम दे दिया बोनी फिश। क्या पूछ लिया आपसे? बोनी फिश। सलोनी, पढ़ाई पर ध्यान रखो बेटा, ठीक है, इधर ध्यान से सुनो। क्या बोला? मेंढक जो होता है, मेंढक जो होता है उसमें बाह्य निषेचन होता है ना, होता है ना। अब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर आया, क्या कि बताएं बोनी फिश में कैसा होता है निषेचन, या ज्यादातर मछलियों में निषेचन कैसा होता है। तो याद रखना, ज्यादातर मछलियों में, उभयचरों में, मेंढक किसका उदाहरण? उभयचर का, मछलियां, ठीक है। तो ज्यादातर मछलियों में, ज्यादातर उभयचरों में निषेचन कैसा होता है? बाह्य होता है। कहां पर होता है? शरीर के बाहर होता है, बाहर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या बाह्य निषेचन। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है ये वाली चीज? फालतू क्वेश्चंस का जवाब देने का मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। मोहसिन, यहां पर ध्यान से सुन बेटा, ठीक है। बोनी फिश, मेंढक, ठीक है। अब बोनी फिश का मतलब तेरे को समझ में आया? बोनी फिश का तूने तो यही दिमाग लगाया कि सर बोनी फिश का मतलब जो फिश बोनी है। मेरे को पता है कई लोगों ने यही सोचा होगा, बोनी फिश का मतलब जो कैसी है? बोनी है, एक लंबी नहीं है, बोनी है ना, यही सोचा ना कईयों ने। लेकिन यहां पर बोनी फिश का मतलब था वो फिश जिसमें बोन्स हैं। ठीक है बांगड़ू, समझ में आया? तो जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा ना कि बोनी फिश का लोकल नेम बता दो, इसका दिमाग लगा बेटा। इसका बोनी फिश का मतलब क्या था यहां पर? वो मछलियां जिनमें बोन्स हैं, हड्डियां हैं। समझ में आया? क्लियर है ये वाली चीज? याद रहेगा। तो आप सभी ने टूना मछली, रोहू, कटला ये नाम सुने होंगे। ये वो मछलियां हैं जिनमें हड्डियां होती है, अस्थिमय मछली। अब ठीक है, क्या नाम है? अस्थिमय मछली जो होती है उनको हम क्या बोलते हैं? बोनी फिशेस। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा क्या कि वो मछलियां जो जिनमें अस्थियां होंगी और उभयचर जो होंगे उनमें क्या मिलेगा आपका? बाह्य निषेचन। अब समझ में आ गया मोहसिन? क्लियर है बेटा? चल नेक्स्ट, इनमें तो क्या मिल रहा है? कौन सी? बोनी फिशेस में और मेंढकों में क्या मिल रहा है? बाह्य निषेचन मिल रहा है। माध्यम क्या होएगा? जल होएगा, ये आपको समझ में आता है। लेकिन आंतरिक निषेचन किसमें होएगा ये आपको समझ में आना चाहिए। क्या? जो उच्च श्रेणी के पादप होंगे या उच्च श्रेणी के जो जंतु होंगे उनमें निषेचन कैसा होएगा? आंतरिक होएगा। अब आप मुझे बताएं,
आप मुझे बताएं, सुरक्षात्मक रूप से अगर मैं देखूं तो जिनमें आंतरिक निषेचन होएगा और जिनमें बाह्य निषेचन होएगा, जिनमें बच्चा पैदा होएगा, कौन सा बच्चा ज्यादा सुरक्षित रहेगा? जिनमें आंतरिक निषेचन होएगा, जिनमें बाह्य निषेचन होएगा? आप सीधी सी बात है, बाहर शरीर के बाहर निषेचन अगर होएगा तो परभक्षी बहुत सारे हैं, शिकार कर सकते हैं। जबकि आंतरिक निषेचन अगर होएगा तो निषेचन अगर शरीर के अंदर होएगा तो उस बच्चे का निर्माण भी कहां होएगा? शरीर के अंदर होएगा। सुरक्षात्मक रूप से अगर मैं देखूं तो जिनमें आंतरिक निषेचन मिलेगा उनमें जीवन जीने की क्षमता जो होगी वो, या मैं बोलूंगा उनके अंदर एक लाइन यहां पर लिखी होगी, सजीव प्रजक जो होते हैं, जो अंडे ना देकर जंतुओं को पैदा करेंगे, उनके अंदर जीवित रहने की सुअवसर जो है वो क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। कहने वाली बात ये थी। तो मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गई होगी क्या, कि जिनमें आंतरिक निषेचन होएगा बच्चे का निर्माण अंदर होएगा। अब बच्चे का निर्माण अगर अंदर होएगा तो सीधी सी बात है, सुरक्षात्मक रूप से अगर मैं देखूं तो वो बेस्ट होंगे। इतनी सी बात। अब यहां से ना क्वेश्चन कुछ बनने वाला है नहीं, लेकिन अगर बन जाए तो आप जानते हैं क्या, अस्थि में मछली और उभयचरों में निषेचन आंतरिक, उच्च श्रेणी के पादप जैसे टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, कई बार कुछ ब्रायोफाइट भी होते हैं। ठीक है। और जितने भी जंतु होते हैं उच्च श्रेणी के, जैसे हमारे अंदर क्या मिलेगा? आंतरिक निषेचन मिलेगा। ठीक है, चलें आगे। चल नेक्स्ट, अब निषेचन के पश्चात घटनाएं क्या होंगी भैया? बनेगा क्या? युग्मनज। युग्मनज आप जानते हैं। अब युग्मनज से ना एक क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है नीट में, मैं आपको सीधा सीधा लेकर आ रहा हूं ये वाली लाइन। युग्मनज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच की कड़ी है। आप मुझे बता सकते हैं, मेरे माता पिता से मैं बना हूं, मेरे माता पिता से मैं बना हूं, माता पिता और मेरे बीच में कड़ी कौन सी आ रही है? सोचिए, माता पिता से युग्मनज बना और युग्मनज से मैं बना, तो मेरे और मेरे माता पिता दो पीढ़ी हैं, उनके बीच की कड़ी कौन है? कौन है कड़ी? सीधी सी बात है, कौन? युग्मनज। अगर युग्मनज नहीं बनता तो मैं नहीं बनता, और युग्मनज अगर बना है तो मैं बना हूं। यानी जरा सोचिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कब बनेगी? जब क्या बनेगा? युग्मनज। तो युग्मनज किसके बीच की कड़ी हो गई है? दो पीढ़ी को जोड़ने की कड़ी कौन होती है? युग्मनज होती है। 2015 में, 2017 में और 2010 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, याद है। हां जी, नेक्स्ट, अब लास्ट है भ्रूणोद्भव। इसमें सिंपल सी एक लाइन दिखी हुई है, क्या बेटा जी? क्या कि भ्रूण का निर्माण करना है, और भ्रूण का निर्माण जब हो जाएगा और वो भ्रूण शरीर से बाहर जब आएगा तो कुछ जीव जो होंगे वो अंडे के रूप में भ्रूण को बाहर निकालेंगे, और कुछ जीव जो होंगे वो सीधा सजीव को बाहर निकालेंगे। जो अंडे को बाहर निकालेंगे अंड प्रजक, जो सजीव को बाहर निकालेंगे सजीव प्रजक। क्वेश्चन यहां पर सीधा सीधा बनेगा, अंड प्रजक कौन होते हैं? आप सोचिए, अंडे कौन देते हैं? सरीसर्प, और कौन देते हैं? पक्षी देते हैं। कौन देते हैं? सरीसर्प और पक्षी। बस 1 मिनट, खत्म होने वाला है। सरीसर्प और पक्षी क्या देते हैं? अंडे देते हैं, पता है आपको। लेकिन हम क्या देते हैं? जरा सोचिए, हम क्या देते हैं? आप अच्छे तरीके से जानते हैं हम किसका निर्माण करते हैं बेटा जी, याद रखना, सजीवों का निर्माण करते। तो विकसित होने का अवसर जो होएगा वो किसमें होएगा? सजीव प्रजक में। आई होप ये चीज समझ में आ गई होएगी। आप इतना तो जानते हैं, अंडे के अंदर जो कवच जो होता है वो किससे बना होता है? कैल्शियम से बना होता है। किससे बना होता है? कैल्शियम से। तो ये सिंपल सी चीजें हैं, याद रखना। क्या? अंड प्रजक, सजीव प्रजक का मीनिंग आपको क्लियर हो गया। सरीसर्प पक्षी जो होते हैं, पक्षी और सरीसर्प क्या देते हैं? अंडे देते हैं। उनके अंडे के कवच किससे बने होते हैं? कैल्शियम से। सजीव प्रजक जीवों को जन्म देते हैं और उनकी उत्तरजीविता जो होती है जीने की वो ज्यादा होती है। ठीक है। अब ये जो लास्ट में लिखा हुआ है पुष्पीय पादपों में, सीधी सी बात है, जो भ्रूण होता है वो किसके अंदर होता है? बीज के अंदर होता है। बीज किससे बनता है? बीजांड से। ये आपके अगले चैप्टर में आने वाला है। इसको मैं यहीं पर रोक देता हूं। इस लाइन को अगर समझ में ना आए कोई दिक्कत नहीं है, वैसे समझ में आ जाएगा क्योंकि अगले चैप्टर में यही चीज आने वाली है। ठीक है। तो बेटा जी ये हमने फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट किया है। इसको एक बार अंडरलाइन करिएगा, जो मैंने ये दिए हैं। ये सारे नोट्स आपको एक दिन बाद मिल जाते हैं। अच्छे से पढ़िएगा, कोई कंफ्यूजन हो पूछ लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।